हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेवलोस पर। मध्य प्रदेश की जो प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज हमारी चल रही है उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जो आपका 8वें नंबर का टॉपिक दिया हुआ है उसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो आज हम शुरू करने वाले हैं उन्हीं जनजातीय व्यक्तित्व में जो सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति रहे आपके, ठीक है, वो रहे आपके टंटिया भील। तो पहला नाम है वो आता है टंटिया भील का। तो टंटिया भील कौन है, तो इनके बारे में बता देना है हम पर कि टंटिया भील हैं, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था लगभग 1842 में। ये हुआ था बीरी गांव में। कौन सा? बीरी गांव। और बीरी गांव कहाँ पर है, तो ये खरगोन जिले या पश्चिम निमाड़ के पास में आता है, या पश्चिम निमाड़ में आता है, ठीक है। तो 1842 में बीरी गांव खरगोन में टंटिया भील का क्या होता है, जन्म होता है। और इनका जो वास्तविक नाम है वो पूछा जाता है कि इनका वास्तविक नाम बताओ, तो इनका वास्तविक नाम है तांतिया। क्या नाम है? तांतिया। तो तांतिया इनका वास्तविक नाम है। और उसी के साथ में जब अंग्रेज इनके नाम का संबोधन करते थे तो उनसे तांतिया नहीं होता था, वो इन्हें बोलते थे टंटिया। क्या बोलते थे? टंटिया। तो और पूछ ले कि अंग्रेज, ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर अंग्रेज जो संबोधन करते थे वो किस नाम से लेते थे संबोधन, ठीक है, वो रहते थे आपका टंटिया के नाम से। अब जो टंटिया भील है आपके, इनके पिता का नाम कभी पूछ ले कि बताओ इनके पिता का नाम क्या है, तो टंटिया भील के पिता का नाम, तो इनके पिता का जो नाम है वो है भाऊ सिंह भील। भाऊ सिंह भील, ठीक है। और इनकी बहन का नाम भी देख ही लीजिए आप लोग, ठीक है। बहन का नाम है वो है सुरेखा। क्या नाम है? सुरेखा। तो सुरेखा टंटिया भील की कौन है? बहन है, ठीक है। ये किसके बारे में, जिन बेसिक इंट्रोडक्शन है टंटिया भील का। अब टंटिया भील का क्या कारण रहा है कि इनका नाम है आज हम लोग यहाँ पर देखना है। तो जो 1857 की क्रांति थी, ठीक है, तो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया, ठीक है। 1857 की क्रांति में, ठीक है, भाग लिया। और भाग लेने के साथ ही इनका जो कार्य क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश में कहाँ रहा, तो कार्य क्षेत्र इनका रहा यहाँ पर निमाड़ अंचल से। कौन से अंचल से? निमाड़ अंचल से। तो निमाड़ अंचल से लेके आपका घोड़ा डोंगरी, और घोड़ा डोंगरी जो आपका प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है, वो कहाँ पर है, तो घोड़ा डोंगरी आपको मिलेगा बैतूल में, ठीक है। घोड़ा डोंगरी ये आपका बैतूल तक, ये यहाँ तक इनका क्या रहा? कार्य क्षेत्र रहा। किसका? टंटिया भील जी के बारे में। अब टंटिया भील ने कितने वर्ष तक, ठीक है, तो ये पूछेगा यहाँ पर कि कितने वर्ष तक जो संघर्ष किया, तो यहाँ पर 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्षों तक अंग्रेजों से क्या किया? संघर्ष किया। अंग्रेजों के बिल्कुल दांत खट्टे किए इन्होंने, अंग्रेजों से संघर्ष किया। अब उसके बाद भैया अंग्रेजों से संघर्ष किया, और अंग्रेजों से संघर्ष 30 साल तक किया, और पकड़े क्यों नहीं गए? ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास में कौन से थी, ये आपकी गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करने में निपुणता थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, गोरिल्ला युद्ध पद्धति में, गोरिल्ला युद्ध पद्धति में इनको निपुणता थी, या निपुण थे ये। कौन? ये आपके टंटिया भील साहब। अब गोरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण थे, 30 वर्षों तक अंग्रेजों से क्या किया? संघर्ष किया। अब 30 वर्षों से संघर्ष करते थे, अंग्रेजों से माल लूटते थे, गरीबों में या जरूरतमंद लोगों में क्या होते थे? बांट देते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? इनका एक चलता रहा आपका जो भी, ठीक है, संघर्ष की जो रास्ता है। फिर आखिर में क्या किया? अंग्रेजों ने क्या कर लिया? बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के साथ में क्या कर दिया? 4 दिसंबर 1890 को, ठीक है, तो 4 दिसंबर 1890 में इनको कहाँ पर? जबलपुर में फांसी, ठीक है, जबलपुर में फांसी दे दी गई। तो 4 दिसंबर 1890 को इनको निमाड़ अंचल से गिरफ्तार कर लिया गया, खंडवा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया, और इन्हें कहाँ पर? जबलपुर में 4 दिसंबर 1890 को क्या दे दी? फांसी दे दी गई, ठीक है। अब टंटिया भील को फांसी देने के बाद उनको क्या किया गया? उनकी जो लाश है, ठीक है, तो उनकी लाश को कहाँ पर फेंका गया? लाश को पाताल पानी, पाताल पानी, ये पाताल पानी जो क्षेत्र आता है वो कहाँ पर पड़ता है? आपका इंदौर महू के पास में। लाश को पाताल पानी के पास में फेंक दिया, ठीक है, पाताल पानी इंदौर में फेंक दिया।
अब फेंक दिया तो भैया यहीं पर इनकी क्या बन गई, यहाँ पर समाधि। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि टंट्या भील की समाधि कहाँ पर है। तो टंट्या भील की जो समाधि है वो आपको मिलेगी कहाँ पर, वो मिलेगी आपको पातालपानी इंदौर में मिलेगी। अब भैया ये तो इनके बारे में जानकारी हो गई, लेकिन इन्हें किस नाम से जाना जाता था। इनके उपनाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इनके उपनाम या प्रसिद्ध नाम देख लेते हैं, उपनाम या प्रसिद्ध नाम क्या क्या रहे। तो प्रसिद्ध नाम में सबसे पहला जो आता है वो आता है इंडियन रॉबिन हुड। क्या, इंडियन रॉबिन हुड। क्वेश्चन आता है कि इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा जाता है। तो इंडियन रॉबिन हुड के नाम से टंट्या भील को जाना जाता है। अब आदिवासी समुदाय से थे, भील जनजाति से, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा, आदिवासियों का रॉबिन हुड। आदिवासियों का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है। तो आदिवासियों का रॉबिन हुड भी किसे कहा जाता है, तो वो आपके टंट्या भील साहब को कहा जाता है। अब ये आदिवासी थे तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, आदिवासी जननायक के नाम से जाना जाता है, आदिवासी जननायक। अब भील है तो भील जनजाति के जो व्यक्ति को अगर आप क्या कहेंगे तो वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्हें मामा संबोधन करना बिल्कुल प्रिय था, तो इन्हें कहा जाता है टंट्या मामा। क्या कहा जाता है, टंट्या मामा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और किस क्षेत्र संबंधित है, निमाड़ क्षेत्र संबंधित है, तो इन्हें कहा जाता है निमाड़ का गौरव। क्या कहा जाता है, निमाड़ का गौरव के नाम से भी इन्हें या निमाड़ का गौरव कहा जाता है। तो ये जो हमारे उपनाम थे ये किसके बारे में थे, ये टंट्या भील साहब के, कि इंडियन रॉबिन हुड, आदिवासियों का रॉबिन हुड, आदिवासी जननायक, टंट्या मामा और निमाड़ का गौरव, सब कौन है, टंट्या भील है, ठीक है। अब टंट्या भील को सम्मान के लिए क्या किया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो सम्मान के लिए किसने, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक पुरस्कार शुरू किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन ने क्या किया, शासन ने पुरस्कार शुरू किया। उस पुरस्कार का नाम पूछा जाता है कि कौन सा पुरस्कार, उस पुरस्कार का नाम है जन नायक टंट्या भील पुरस्कार। जन नायक टंट्या भील पुरस्कार। तो जननायक टंट्या भील पुरस्कार कब शुरू हुआ, तो जननायक टंट्या भील पुरस्कार जो आया आपका 2008 से आया, ठीक है। 2008 में शुरू कर दिया गया। और ये किससे दिया जाता है, तो ये आपका आदिवासी समुदाय का जो भी व्यक्ति है, ठीक है, या बालक है, तो आदिवासी समुदाय के, ठीक है, आदिवासी समुदाय के जो आपके व्यक्ति रहेगा, ठीक है, शिक्षा और जो खेल में, ठीक है, खेल में जो उल्लेखनीय, ठीक है, आदिवासी समुदाय के युवा को, ठीक है, दिया जाएगा। किस क्षेत्र में, शिक्षा और खेल क्षेत्र में दिया जाता है। कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है, 1 लाख रुपए, ठीक है। यह व्यक्ति को, यहाँ पर युवा के साथ में आप थोड़ा यहाँ पर व्यक्ति को भी देख लीजिए, है ना, ये व्यक्ति को दिया जाता है। 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। और टंट्या भील जो ये पुरस्कार है आपका, ये किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ पर। तो ये जो टंट्या भील पुरस्कार है आपका, ठीक है, 2008 में जो आपने शुरू किया है, किसने, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये पहला ये दिया गया है आपके राजा राम मौर्य को, ठीक है, ये राजा राम मौर्य को, ये पहला ध्यान रखना है यहाँ पर कि पहला जो मिला है फर्स्ट, ये किसको मिला है, राजा राम मौर्य को। राजा राम मौर्य को दिया गया है, कब दिया गया है, ठीक है। तो ये राजा राम मौर्य कहाँ के हैं, देवास के, देवास के बागली के बताए जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, बागली देवास के राजा राम मौर्य साहब को पहला क्या दिया गया है, टंट्या भील पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसके बारे में जानकारी हो गई सब, टंट्या भील के बारे में। अब जो दूसरे व्यक्ति आते हैं हमारे, ठीक है, उनका नाम है भीमा नायक। क्या नाम है, भीमा नायक। भीमा नायक कौन है, तो इनके बारे में बता देना कि ये आदिवासी, ठीक है, कौन थे ये, आदिवासी नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है, आदिवासी नेता। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1840 में, 1840 में। कहां पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ पंचमोहली गांव, पंचमोहली गांव में। पंचमोहली गांव ये कहाँ आता है, तो ये पश्चिम निमाड़ में आता है। पश्चिम निमाड़ मतलब वही आपका खरगोन वाला क्षेत्र। पश्चिम निमाड़ में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो भीमा नायक का ध्यान रखना यहाँ पर कि आदिवासी नेता थे जिनका जन्म 1840 में पंचमोहली गांव पश्चिमी निमाड़ में हुआ था। और इन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में कहाँ से, सेंधवा,
सेंधवा कहाँ आता है? ये बाउंड्री पर महाराष्ट्र की, ठीक है, सेंधवा बड़वानी, ठीक है, सेंधवा बड़वानी से नेतृत्व किया। ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से नेतृत्व किया है, तो इनका जो क्षेत्र है वो आपका सेंधवा बड़वानी से क्या किया, इन्होंने नेतृत्व किया। किसने किया? भीमा नायक ने किया। अब भीमा नायक साहब है, इन्होंने सेंधवा बड़वानी से नेतृत्व किया। अब फिर क्या, इनके एक साथी थे, कौन? इनका नाम है, अब ये जो भीमा नायक है ना, ये किसके? खाज्या नायक, ठीक है, खाज्या नायक के बहनोई थे, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन कभी नॉलेज के लिए रखना हो आपको तो देख लेना कि भीमा नायक खाज्या नायक के क्या थे? बहनोई थे। और इन दोनों ने क्या किया था, ठीक है, दोनों की जोड़ी ने, बताया जाता है ऐसा कि दोनों की जोड़ी ने, किसकी जोड़ी? भीमा नायक और खाज्या नायक ने, ठीक है। तो दोनों की जोड़ी ने अंग्रेजों के कितने लाख रुपए लूटे थे, ठीक है। तो बताया जाता है कि अंग्रेजों के 7 लाख रुपए तक इन्होंने लूट लिए थे, 7 लाख रुपए लूटे थे। तो अंग्रेजों के 7 लाख रुपए लूटने वाली जोड़ी कौन सी है? भीमा नायक और खाज्या नायक की जोड़ी है। दोनों कौन है? एक बहनोई, ठीक है। तो यहाँ पर भीमा नायक। अब फिर क्या किया, जब ये अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, उसी बीच में क्या हुआ? इसी बीच में ये हुआ कि ये आपके जो भीमा नायक साहब है, इनकी माँ जो थी, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया? माँ को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। अब अंग्रेजों ने माँ को बंदी बनाया तो कहाँ पर रखा? माँ को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर, कहाँ पर? मंडलेश्वर में, मंडलेश्वर दुर्ग में, ठीक है, या मंडलेश्वर में रखा, बंदी बनाकर रखा। अब बंदी रखा और इतनी यातनाएं दी, किसको? भीमा नायक की माँ को, कि 10 दिन बाद ही उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो माँ को अंग्रेजों ने मंडलेश्वर दुर्ग में बंदी बनाया और 10 दिन बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब ये भीमा नायक की माता जी यहाँ से स्वर्ग को बिल्कुल, मतलब उनका स्वर्गवास हो चुका है। अब फिर क्या? अब फिर ये हुआ कि यहाँ पर एक चीज ये हुई कि एक सतपुड़ा के जंगल में आराम कर रहे थे, ठीक है। अब सतपुड़ा के जंगल में जब आराम कर रहे थे यहाँ पर, तो क्या हुआ, इनके ही व्यक्ति जो थे, ठीक है, उनमें से ही उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने क्या करा कि ये जो आपके अंग्रेज थे, इसकी उनको क्या दे दी? सूचना दे दी। किसकी सूचना दे दी? भीमा नायक की, कि भीमा नायक साहब कहाँ पर है? तो ये सतपुड़ा के जंगल में है, ऐसा इन्होंने बताया। तो फिर क्या हुआ, 2 अप्रैल 1868 को, 2 अप्रैल 1868 को, 2 अप्रैल 1868 को इनको बंदी बना लिया गया, बंदी बनाया गया, बंदी बनाया गया। और इनको फिर क्या मिली? सजा। क्या सजा मिली? सजा मिली इनको काला पानी की, ठीक है। काला पानी की सजा के लिए इनको कहां पर भेजा गया? इनको भेजा गया पोर्ट ब्लेयर। कहां पर भेजा गया? पोर्ट ब्लेयर। अब ये पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है वर्तमान में? तो ये है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान और निकोबार की ये राजधानी है। तो यहां पर 2 अप्रैल 1868 को बंदी बनाया गया, सजा मिली किसकी? काला पानी की, पोर्ट ब्लेयर में है और ये आपका अंडमान निकोबार राज्य का हिस्सा है। और उसके ठीक 10 साल बाद 29 दिसंबर 1800, ठीक है, 76 को इनको क्या दे दी गई? फांसी, ठीक है। मतलब ये 8-10 साल के बाद इनको क्या मिल गई? यहाँ पर फांसी, ठीक है। तो 1876 में इनको क्या मिली? फांसी मिल गई। किनको मिल गई? यहाँ पर भीमा नायक साहब को फांसी दे दी गई, ठीक है। अब फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि अब ये भी क्या करते थे, ये भी डंडिया भील के समानी क्या करते थे, जो अंग्रेजों का माल था उसको लूटते थे और क्या देते थे? गरीबों में बांट देते थे, ठीक है। तो फिर क्या इन्हें, इसके कारण क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है किसका? अब यहाँ पे देखिए, आदिवासी जननायक बोल दिया और आदिवासियों का रॉबिन हुड बोल दिया, निमाड़ का गौरव आपने बोला। तो यहाँ पर जो भीमा नायक, इन्हें कहा जाता है निमाड़ का रॉबिन हुड। क्या कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड। अगर क्वेश्चन आता है कि निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो निमाड़ का रॉबिन हुड ये कहा जाता है आपके इनको, कौन? भीमा नायक को। अब भीमा नायक साहब को क्या बोल दिया आपने? निमाड़ का गौरव बोल दिया। अब उसके बाद में एक और फिर क्या यहाँ पर ध्यान रखना है, तो भीमा नायक साहब जो शहीद हो गए हैं उनकी याद में कहाँ पर? एक स्थान है आपका धुआ बावड़ी, धुआवा बावड़ी।
ये धुआं बावड़ी जो स्थान है ये कहाँ पर आता है? तो धुआं बावड़ी ये स्थान आपके बड़वानी जिले में लाता है। और इस धुआं बावड़ी जिले में के स्थान पर, ये जो बड़वानी जिले में आ रहा है, इसमें यहाँ पर क्या है? शहीद भीमा नायक क्या है? आपको क्या मिलेगा? स्मारक। तो ये यहाँ पर क्या मिल गया? शहीद भीमा नायक स्मारक। और पूछता है कि शहीद भीमा नायक स्मारक कहाँ पर है? तो धुआं बावड़ी बड़वानी में है और ये इनकी याद में यहाँ पर बनाया गया है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये अंतर ये मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं टंटिया भील के बारे में हमने देखा, फिर उसके बाद हम आते हैं आगे और देखेंगे फिर किसके बारे में? खाज्या नायक साहब के बारे में। ठीक है, तो भीमा नायक और हमारे ये साहब हो चुके हैं, क्या नाम है इनका? ठीक है, ये है हमारे टंटिया भील साहब। तो टंटिया भील का जन्म कब हुआ था? 1842 में बीरी गांव में हुआ था। बीरी गांव वर्तमान में खरगोन जिले में है। टंटिया भील का वास्तविक नाम तांतिया था और इन्हें अंग्रेज टंटिया के नाम से संबोधित करते थे। इनके पिता का नाम बाहू सिंह भील था, बहन का नाम सुरेखा था। 1857 की क्रांति में जो इन्होंने जो क्रांतिकारी कदम उठाए थे वो कहां से? तो ये निमाड़ अंचल से लेके घोड़ा डोंगरी बैतूल तक के क्षेत्र तक इन्होंने इन क्षेत्रों के ऊपर कार्य किया था। 30 वर्षों तक अंग्रेजों संघर्ष किया, उनके सामान को छीना, धन संपदा को लूटा, गरीबों में बांटा। ठीक है, और गोलीला युद्ध पद्धति में इनको क्या थी? निपुणता प्राप्त थी। लेकिन अंत समय आया और 4 दिसंबर 1890 को जबलपुर में इनको क्या दे दी गई? फांसी। किसको? टंटिया भील साहब को। और लाश को पाताल पानी इंदौर में फेंक दिया और यही पाताल पानी में इनकी क्या है? समाधि। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि टंटिया भील की समाधि कहां पर? तो पाताल पानी। ठीक है, इंदौर। इनके उपनाम है तो इंडियन रॉबिन हुड के नाम से, आदिवासी रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। आदिवासी जननायक भी इन्हें कहते हैं, टंटिया मामा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और निमाड़ का गौरव भी कहते हैं। अब सम्मान के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक पुरस्कार शुरू किया गया है जिसका नाम है जननायक टंटिया भील पुरस्कार। ये 2008 से शुरू किया गया है और आदिवासी समुदाय का जो व्यक्ति है जो शिक्षा और खेल क्षेत्र में अच्छे से कार्य करता है, जो योगदान देता है महत्वपूर्ण, उसको 1 लाख रुपए की राशि के साथ में ये आदिवासी जननायक टंटिया भील पुरस्कार दिया जाता है। और ये राजा राम मौर्य साहब को दिया गया है जो देवास बागली के हैं। उसके बाद आता है भीम। ठीक है, उसके बाद आते हैं भीमा नायक। भीमा नायक कौन है? आदिवासी भील नेता है। ठीक है, आदिवासी कौन से नेता है? भील नेता है। जिनका जन्म कब होता है? इनका जन्म 1840 में हुआ था। पंचमौली गांव है, ये भी आता है पश्चिमी खरगोन के अंतर्गत या पश्चिम निमाड़ के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन क्रांति का जो क्षेत्र है इनका वो 1857 की क्रांति उन्होंने सेंधवा से शुरू की और सेंधवा वर्तमान में बड़वानी जिले से संबंधित है। खाज्या नायक के भीमा नायक क्या थे? बहनोई थे। दोनों की जोड़ी ने कमाल में किया और अंग्रेजों के 7 लाख रुपए लूट लिए। कहा तो ये भी जाता है कि 60 जो अफीम से भरी 60 अफीम से भरी गाड़ियां भी दोनों ने लूट ली थी। इनकी मां को, भीमा नायक की मां को अंग्रेजों ने मंडेसर दुर्ग में बंदी बना के रखा। 10 दिन बाद उनको यातनाएं देने के बाद मृत्यु हो गई। 2 अप्रैल 1868 को बंदी बनाया गया और सजा सुनाई काला पानी की। कहां पहुंचा दिया? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी। 29 दिसंबर 1876 को इनको फांसी दे दी गई और फांसी देने के बाद ही, ठीक है, यहीं पर फांसी दी। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में। ये ध्यान रखना, फांसी कहां पर दी? पोर्ट ब्लेयर में। इन्हें कहा जाता है निमाड़ का रॉबिन हुड। ठीक है, इंडियन रॉबिन हुड और आदिवासियों का रॉबिन टंटिया भील को कहा जाता है। निमाड़ का गौरव और जननायक वो भी टंटिया भील को कहा जाता है। टंटिया मामा भी कहा जाता है। ठीक है, वो टंटिया भील को। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर है, निमाड़ का रॉबिन हुड ये कहा जाता है भीमा नायक को। भीमा नायक स्मारक कहाँ पर है? तो धुआं बावड़ी नामक एक जगह है वो बड़वानी जिले में, जहां पर इसका क्या है, जहां इनका स्मारक बना हुआ है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टंटिया भील भीमा नायक पढ़ने के बाद अब शुरू कर रहे हैं खाज्या नायक साहब। ठीक है, ये तीसरे जनजातीय व्यक्ति है हमारे प्रमुख रूप से जिनका नाम है खाज्या नायक। तो खाज्या नायक साहब है, इनका जन्म कहाँ हुआ पहले ये देखना है। तो खाज्या नायक एक क्रांतिकारी नेता था, ये हम देखेंगे, लेकिन इनका जन्म है वो हुआ था 1830 में। 1830 में खाज्या नायक का जन्म हुआ था सांगली गांव में। कौन सा गांव? सांगली गांव। अब ये सांगली गांव कहां पर है? तो सांगली गांव पड़ता है पश्चिम निमाड़। पश्चिम निमाड़ मतलब आपका खरगोन में। ठीक है, पश्चिम निमाड़ के आसपास उस समय ये क्षेत्र हुआ करता था। अब खाज्या नायक जो थे, इनके पिता जो थे उनका नाम था गमान सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इनके पिता का नाम अगर पूछ ले तो पिता का नाम था गमान सिंह। और गमान सिंह जी जो इनके पिता थे वो क्या थे? ये अंग्रेज चौकीदार थे, मतलब अंग्रेजों के लिए चौकीदारी का कार्य करते थे। ठीक है, और बाद में जब ये चौकीदारी से सेवानिवृत्त या फिर इनकी डेथ हुई, उसके बाद क्या हुआ? खाज्या नायक भी क्या करने लगे? चौकीदारी करने लगे। चौकीदारी करते समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति को पकड़ते समय, ठीक है, उसको पकड़ रहे थे कुख्यात अपराधी को, तो इन्होंने उसकी क्या कर दी थी? खाज्या नायक साहब ने हत्या। तो अंग्रेजों के द्वारा इनको 10 वर्ष का कारावास दिया गया। अच्छा व्यवहार दर्शाया इन्होंने, 5 वर्ष में इनको क्या कर दिया गया? छोड़ दिया। लेकिन फिर क्या
उन्होंने फिर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर लिया, एक क्रांति का मन बना लिया। और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का मन बनाने के साथ में ही भीमा नायक और खाज्या नायक की जोड़ी जो इसके पहले हमने पढ़ी है, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से 70 लाख रुपए लूटे। ठीक, 70 नहीं 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए उस समय लूटे। और उसी के साथ में क्या करा, 60 गाड़ियां अफीम की बताया जाता है कि लूटी उनके द्वारा। ठीक है, तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इनको पकड़ने के लिए जाल बिछाया और फिर इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने खाज्या नायक साहब ने क्रांति की शुरुआत की। और क्रांति की जो शुरुआत की तो उसमें एक युद्ध लड़ा गया। उस शुरुआत के युद्ध का नाम है अंबापानी का युद्ध। ठीक है, उस युद्ध का नाम याद रखना, अंबापानी युद्ध। तो अंबापानी युद्ध कब हुआ था, तो अंबापानी युद्ध हुआ था आपका 11 अप्रैल 1800, ठीक है, 11 अप्रैल 1858 में। अंबापानी युद्ध 11 अप्रैल 1858 में हुआ, जिसमें खाज्या नायक के पुत्र का नाम है दौलत सिंह। ठीक है, खाज्या नायक के पुत्र का नाम है दौलत सिंह। दौलत सिंह क्या हो गए, शहीद हो गए। अब दौलत सिंह शहीद हो गए, लेकिन उनके पिता तो अभी बचे हुए हैं। तो अंग्रेजों ने मेन पकड़ना किसको, खाज्या नायक को। तो इन्होंने एक जाल बिछाया और एक शांति प्रस्ताव भेजा खाज्या नायक का साहब के पास में कि आपके जितने भी जो भी आपके ऊपर प्रकरण चल रहे हैं उनसे आपको बिल्कुल मुक्त कर दिया जाएगा, आप किसी प्रकार की गतिविधियों को इस तरह से हिंसात्मक कार्य न करें। लेकिन फिर क्या, अंग्रेज तो अंग्रेज है। अंग्रेजों ने क्या किया, एक व्यक्ति जो उस समय हुआ था, ठीक है, कर्नल आउटरम। तो अंग्रेज कर्नल आउटरम ने इनको बुलाया और आउटरम ने इनको बुला तो लिया, लेकिन फिर क्या करा, आउटरम ने बातों में उलझाए रखा और उनको क्या कर दिया, मौत के घाट। तो अंग्रेज कर्नल आउटरम ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब मौत के घाट उतार दिया और ये इनकी यहीं पर क्या हो गई, शहादत हो गई। किसकी, खाज्या नायक की। अब खाज्या नायक का जो युद्ध अंबापानी का वो 11 अप्रैल को हुआ था, तो इसीलिए क्या करती हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष एक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल का नाम याद रखना है क्योंकि अंबापानी युद्ध 1858 में हुआ था। तो मध्य प्रदेश शासन अब ठीक है 11 अप्रैल को क्या करती है, ये आपका खाज्या नायक शहीद दिवस मनाती है। कौन सा दिवस, खाज्या नायक शहीद दिवस। खाज्या नायक शहीद दिवस मनाती है। कब मनाती है, यह मनाती है 11 अप्रैल को। ठीक है, यह हो गए कौन, हमारे खाज्या नायक साहब। अब उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट, जो जनजाति व्यक्तित्व के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, गंजन सिंह या गुंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू देख लीजिए। अब गुंजन सिंह कोरकू है, इनका जन्म कहाँ हुआ था अगर पूछता है तो फिर क्या बताना है, तो गुंजन सिंह कोरकू का जन्म है ये आपका घोड़ा डोंगरी के छतरपुर गांव, ये गांव है ना, घोड़ा डोंगरी के छतरपुर गांव में हुआ। घोड़ा डोंगरी कहाँ पर आता है, तो ये बैतूल में आता है। कहाँ आता है, बैतूल में आता है। बस इतना बता लेना है। अब गुंजन सिंह कोरकू जो थे वो क्या थे, वो गांधीवादी विचारक थे, गांधी जी के आदर्शों के ऊपर चलते थे। तो गांधीवादी विचारक थे और उसी के साथ में क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी। तो गांधीवादी विचारक एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। अब इन्होंने क्या करा, जब महात्मा गांधी ने सभी नए अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, उसके बाद ही उन्होंने क्या करा, उसके साथ में ही आपका दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह शुरू किया। तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया, नमक सत्याग्रह के संदर्भ में क्या किया, जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया। जंगल सत्याग्रह, क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह कब हुआ, तो मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था और इस जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व घोड़ा डोंगरी बैतूल में किसने किया था, तो ये किया था गुंजन सिंह कोरकू ने। तो जंगल सत्याग्रह 1930 का नेतृत्व किया गुंजन सिंह कोरकू के द्वारा। अब अंग्रेज इनसे भी परेशान हो गए थे। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने क्या करा, 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। बस फिर तो ये पकड़ा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद देश भी आजाद होने वाला था। ठीक है, 1930 के बाद 1947 में आजादी मिल गई और इनकी मृत्यु हो गई 1963। 1963 में इनकी क्या हुई, मृत्यु। और क्वेश्चन आता है कि मृत्यु कब हुई, तो भैया मृत्यु हुई इनकी 1963। अब इसी जंगल सत्याग्रह की एक कड़ी है जिसका नाम है टूरिया जंगल सत्याग्रह। क्या नाम है, टूरिया जंगल सत्याग्रह। टूरिया जंगल सत्याग्रह। तो टूरिया जंगल सत्याग्रह में क्या हुआ, इनके साथ ही, टूरिया जंगल सत्याग्रह में किसके साथ हुई,
ठीक है, गुंजन सिंह कोरकू या गंजन सिंह कोरकू के साथी, गुंजन सिंह ही कर लो यार, है ना, गुंजन सिंह कोरकू के साथी। तो गुंजन सिंह कोरकू के साथी का नाम है बंजारे सिंह कोरकू। क्या नाम है? बंजारे सिंह कोरकू। तो बंजारे सिंह कोरकू की क्या हो गई? बंजारे सिंह कोरकू ने अपने प्राणों की आहुति दी, ये भी शहीद हुए। इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो गुंजन सिंह कोरकू के मित्र कौन थे? बंजारे सिंह कोरकू। ये टूरिया जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए। जंगल सत्याग्रह 1930 का नेतृत्व किसने किया? गुंजन सिंह कोरकू ने किया। बस ये हो गया हमारा, किसके बारे में? ये हमारा गुंजन सिंह कोरकू साहब के बारे में हो गया। यहाँ पर बंजारा सिंह कोरकू से संबंधित एक पॉइंट आता तो वो भी देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? विरसा गोंड की। किसकी बात कर रहे हैं? विरसा गोंड। तो विरसा गोंड की अगर मैं बात करता हूं तो विरसा गोंड ने कहां पर? नर्मदा घाटी क्षेत्र में क्या किया? संघर्ष किया। नर्मदा घाटी क्षेत्र में आंदोलन किया। अब फिर क्या हुआ? नर्मदा घाटी क्षेत्र में आंदोलन किया, लेकिन फिर क्या हुआ? एक समय ऐसा आया कि 19 अगस्त 1942 को, ठीक है, 19 अगस्त 1942 को आपका बैतूल है ना, उस बैतूल का एक क्षेत्र है आपका, उसका नाम है शाहपुर, ठीक है। बैतूल शाहपुर में कौन सा स्टेशन? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर बैतूल शाहपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है, पर अंग्रेज की गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज गोली से मृत्यु हो गई। तो अगर पूछता है कि विरसा गोंड कौन है, तो विरसा गोंड एक जनजातीय क्रांतिकारी व्यक्ति है जिन्होंने नर्मदा घाटी क्षेत्र में आंदोलन किया और 19 अगस्त, ठीक है, 1942 को बैतूल शाहपुर रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों की गोली लगने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी हो गई? विरसा गोंड साहब की हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जनजातीय व्यक्तित्व की, ठीक है, वो है आपके धीरज सिंह। धीरज सिंह जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इनके बारे में शॉर्ट पॉइंट देख लीजिए आप, है ना। ये 1857 की क्रांति, धीरज सिंह बघेल लिख लीजिए यहाँ पर, धीरज सिंह बघेल। धीरज सिंह बघेल ने क्या किया? 1857 में क्रांति। कहाँ से की क्रांति? इन्होंने की रीवा से, रीवा में, ठीक है, रीवा से इन्होंने क्या की? क्रांति की। अगर क्वेश्चन आता है कि धीरज सिंह बघेल का संबंध किस क्षेत्र से, तो रीवा क्षेत्र से, और रीवा क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? क्रांति का भूगोल बजाया था। अब उसके बाद आदिवासी हम और अन्य जनजाति व्यक्तित्व की बात करते हैं, जिसमें एक नाम आता है किसका? संग्राम शाह का। किसका नाम आता है? संग्राम शाह। संग्राम शाह कौन है? तो ये गोंड वंश के राजा है, ठीक है, गोंड वंश के उस समय राजा हुआ करते थे, गोंड वंश राजा थे। अब संग्राम शाह का जो गोंड वंश के राजा थे, और ये कौन से नंबर के शासक थे? तो ये गोंड वंश के 48वें नंबर, 48 नंबर के शासक हुआ करते थे। संग्राम शाह ने कितने गढ़ों को जीता था? 52 गढ़ों को जीता था। 52 गढ़ों को जीता था। और 52 गढ़ों को जीतने के बाद ही क्या करा? इन्होंने उपाधि धारण की थी, ठीक है। कौन सी उपाधि? उपाधि इनका नाम, ये संग्राम शाह दिख रहा ना, यही इनकी क्या है? उपाधि है। तो संग्राम शाह की उपाधि धारण की इन्होंने। तो फिर इनका मूल नाम क्या है? तो मूल नाम भी देख लो, ये रहा मूल नाम। मूल नाम रहा था इनका आमहण दास। क्या नाम था? आमहण दास। तो ये आमहण दास जी इनके, ठीक है, इनका मूल नाम। तो संग्राम शाह गोंड वंश के शासक थे, 48 नंबर के, 52 गढ़ों को इनको इनके अधीन हुआ करते थे। और इन्होंने क्या किया था? आमहण दास से, ठीक है, अपना मूल नाम परिवर्तित करके संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली थी। अब संग्राम शाह के बाद कौन है? ठीक है, इनका नाम है दलपत शाह। दलपत शाह। अब दलपत शाह जी हैं, ये कौन है? तो ये यहाँ पे बता देना कि दलपत शाह संग्राम शाह के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? संग्राम शाह के पुत्र हैं। और दलपत शाह का जो जन्म है वो कहाँ होगा? यही होगा, ठीक है, गढ़ मंडला में। गढ़ मंडला में इनका जन्म हुआ था। अब ये आसामिक इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका क्या होता है? विवाह हो जाता है, ठीक है। पहले विवाह होगा, फिर आसामिक मृत्यु होगी, ठीक है। विवाह हुआ किससे? रानी दुर्गावती से। किससे हुआ? रानी दुर्गावती से। तो रानी दुर्गावती से इनका विवाह हुआ। तो अब फिर किसकी बात कर ले हम लोग? रानी दुर्गावती के बारे में बात कर ले। रानी दुर्गावती कौन है? तो रानी दुर्गावती ये है गोंड वंश की महारानी, ठीक है, गोंड वंश की रानी है, गोंड वंश की रानी। इनका समयकाल थोड़ा सा देख लेना यहाँ पर। संग्राम शाह जो है ना, उपाधि इन्होंने जो धारण की थी, ये थे आपके 1482 से लेके
1532 तक, ये इनका समय काल था। किसका? संग्राम शाह का। फिर उनके दलपत शाह, उनके पुत्र आते हैं, तो दलपत शाह का जब समय जो है वो ज़्यादा समय रहता नहीं है, और इनकी क्या होती है, दुर्गावती से विवाह करने के बाद आकस्मिक ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। फिर रानी कौन आती है? आपकी दुर्गावती आती है, और दुर्गावती जो है वो गोंड वंश की महारानी बनती है। अब रानी दुर्गावती जो इनका शासन जो है वो चलता है आगे, और क्या भैया 16 वर्ष तक ये शासन करती है। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष का शासन काल रहता है इनका। रानी दुर्गावती ने 16 वर्ष तक शासन किया। 16 वर्ष का जो शासन है इनका ये शुरू हो जाता है 1648 से लेके 1664 तक, ठीक है, इसके आसपास माना गया है। अब रानी दुर्गावती का जो राज शासन था, अब ये 1664 आप देख रहे हैं, ठीक है, 1664 के आसपास ये इनका समय काल है। किसका? अब 1600 ज्यादा हो जाएगा ना, 1548 से 1564, ये इनका समय काल हुआ था। फिर ये जो राजवंश चल रहा था ना, उस समय क्या हुआ, भारत के ऊपर मुगल सत्ता स्थापित हो चुकी थी, ठीक है। तो मुगल सत्ता स्थापित की थी, किसने की थी? बाबर ने। लेकिन उसके जो पुत्र थे, ठीक है, कौन? उसके पुत्र वही, ठीक है, कौन? बाबर का बेटा हुमायूं था, और हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर था। इन्होंने क्या किया, एक भारत के ऊपर एक मुगल साम्राज्य को स्थापित करने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो क्या हुआ, रानी दुर्गावती के ऊपर, यहाँ देख लेना, रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया। अब आक्रमण किसने किया? रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, और आक्रमण किया आपके मुगल ठीक है, मुगल सूबेदार का नाम है आसफ खां। तो आसफ खां से इन्होंने क्या किया, युद्ध किया था। बताया जाता है कि पहली बार में रानी दुर्गावती ने आसफ खां की जो सेना थी उसको क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। लेकिन फिर क्या है, आसफ खां जो है वो बड़ी मात्रा में एक सेना की टुकड़ी को लेकर आता है, और रानी दुर्गावती के ऊपर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और अंत समय में क्या होता है कि भैया इनसे युद्ध करती है, और यही 24 जून 1664 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 24 जून है ना, 24 जून 1664 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इनकी क्या बनती भैया, समाधि बनती है। और समाधि कहाँ पर इनकी, किसकी? रानी दुर्गावती की। तो इसके पहले समाधि मकबरे पढ़ चुके हैं। इनकी समाधि बनती है बरेला गांव में। बरेला गांव कहाँ पर है? जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। और ये जो आपकी रानी दुर्गावती गोंड वंश के अंतर्गत जो होते हैं, ठीक है, इनका यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर इनका समय काल समाप्त हो जाता है। अब इन्हीं के वंशज फिर बाद में आते हैं, कौन इन्हीं के वंशज कौन भैया? इनका नाम है शंकर शाह। अब शंकर शाह, इनका जो जन्म होता है वो होता है 1783 में। 1783 में होता है शंकर शाह का जन्म, 1783 में होता है। और इनके जो पुत्र हैं शंकर शाह के, वो है रघुनाथ शाह। क्या नाम है? रघुनाथ शाह। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ठीक है, मतलब शंकर शाह के पुत्र होते हैं रघुनाथ शाह, ठीक है। और दोनों फिर क्या करते हैं, ये पहले मुख्य रूप से जो आपके शंकर शाह है, ये अंग्रेजों के पेंशनर प्राप्त करता होते हैं। लेकिन बाद में क्या होती है, इनको दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अब 1857 का जो क्रांति संग्राम वो आने ही वाला होता है, ठीक है। तो उसके बीच में क्या होती है, अंग्रेजों से क्या लेना शुरू कर देते हैं, एक लोहा लेना ये प्रारंभ कर देते हैं। और इसी कड़ी में क्या होता है कि ये यहाँ पर जो आपका जो क्षेत्र है, अब ये आपका रानी दुर्गावती का गोंड वंश का है ना, ये कौन सा क्षेत्र है आपका, ये आपका महाकौशल क्षेत्र। महाकौशल क्षेत्र मतलब आपका वो है आपका जबलपुर और मंडला। जबलपुर और मंडला में क्लार्क, ठीक है, ये क्लार्क कौन है, तो अंग्रेज व्यक्ति है। क्लार्क के अत्याचारों का दमन करते हैं, अत्याचारों का दमन करते हैं। अब क्लार्क के अत्याचारों का दमन करने की इसी कड़ी में महाकौशल क्षेत्र में एक दल बना लेते हैं। इस दल का नाम होता है गोटिया दल। क्या नाम है? गोटिया दल। अगर पूछ लेता है कि गोटिया दल का गठन किसने किया था, तो ये गोटिया दल का गठन
आपका शुरू हुआ था, ये हुआ था 1847 में, ठीक है, 1847। 1847 में जो गोटिया दल का गठन किया था वो शंकर शाह ने किया था, और फिर इन्होंने क्या किया था, इस दल के माध्यम से क्या अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन हुआ यूं कि कुछ समय बाद ही क्या होता है, इनको जो होते हैं कौन, अंग्रेज, ये क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। और बंदी बनाने के साथ में क्या करते हैं, 14 सितंबर 1857 को, 14 सितंबर 1857 को किसको, ठीक है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह को, रघुनाथ शाह को, दोनों पिता पुत्र को क्या करते हैं, तोप के मुंह के सामने रख देते हैं और तोप से उड़ा देते हैं, तोप से उड़ा देते हैं। तो ये दो महान क्रांतिकारी जो आपके व्यक्ति हुए यहाँ पर, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, इनका यहाँ पर क्या हो जाता है, अंत समय आ जाता है 14 सितंबर 1857 को। क्योंकि आपके जो क्रूर अंग्रेज है, वो क्रूर अंग्रेज क्या करते हैं, इन दोनों को तोप के मुंह के सामने रखते हैं, और रखने के बाद इनकी क्या होती है, यहाँ पर चिथड़ा वगैरह उड़ जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इस क्षेत्र में क्या होता है, इसी क्षेत्र में फिर ये होता है कि इनकी एक रानी है, उनका नाम है फूल कुंवर, ठीक है। तो फूल कुंवर क्या करती है, क्रांति का नेतृत्व। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है कि इनके बाद कौन आई थी, तो रानी फूल कुंवर। तो रानी फूल कुंवर ने क्रांति का नेतृत्व किया, क्रांति का नेतृत्व किया, ये बस बता देना। अब जगह बची नहीं है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो ज़रा टेंशन ना लें आप लोग, क्योंकि जितने भी प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व वो हम सब इसी ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद अन्य व्यक्तियों के भी प्रमुख व्यक्तित्व है मध्य प्रदेश के, वो आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो खाज्या नायक साहब का जो जन्म होता है वो 1830 में सांगली गांव में होता है। और सांगली गांव कहाँ पर, पश्चिम निमाड़ के अंतर्गत। पिता का नाम क्या है, गमान सिंह। गमान सिंह कौन है, अंग्रेज के चौकीदार है, ठीक है। और अंग्रेजी चौकीदारी के बाद ये भी अंग्रेजी की चौकीदारी करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, क्रांति की शुरुआत करते हैं ये आपके खाज्या नायक साहब, और अंबापानी का युद्ध लड़ते हैं। अंबापानी का युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 11 अप्रैल 1858 को। इस अंबापानी के युद्ध में दौलत सिंह के, ठीक है, जो आप किसके पुत्र है, खाज्या नायक के पुत्र हैं, ठीक है, उनको क्या मिलती है, शहादत मिलती है। और यही अंग्रेज कर्नल आउटरम खाज्या नायक को विश्वास में लेते हुए पकड़ता है और मौत के घाट उतार देता है, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो खाज्या नायक शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। गुंजन सिंह कोरकू की बात करते हैं, या गंजन सिंह कोरकू जो भी आए देख लेना, घोड़ा डोंगरी के छतरपुर गांव में जो बैतूल जिले में लगता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये कौन है, गुंजन सिंह कोरकू, ये गांधी विचारक है और क्रांतिकारी नेता है, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी लिख लो भी, है ना, स्वतंत्रता सेनानी है। अब ये जंगल सत्याग्रह इन्होंने 1930 में किया था, उसका नेतृत्व किसने किया, बैतूल में गुंजन सिंह कोरकू ने किया था। अंग्रेजों ने क्या किया, इनके ऊपर 500 रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया था। 1963 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। लेकिन इसी जंगल सत्याग्रह में टूरिया जंगल सत्याग्रह है, ठीक है, वो आपके सिवनी क्षेत्र के आसपास होता है, जिसमें गुंजन सिंह कोरकू के साथी कौन, बंजारे सिंह कोरकू क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। वीरसा गोंड कौन है, तो वीरसा गोंड नर्मदा घाटी क्षेत्र में आंदोलन करने वाले व्यक्ति है, और ये क्या करते हैं, ये 19 अगस्त 1942 को क्या होता है, अंग्रेजों की गोली लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको शहादत प्राप्त हो जाती है। धीरज सिंह बघेल की बात करते हैं, धीर सिंह आ जाए, ठीक है, धीरज सिंह तो ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट में क्या जाए, धीर सिंह आ जाए तो दोनों एक ही व्यक्ति है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1857 में क्रांति का जो क्षेत्र है इनका वो रिवा हुआ करता था। संग्राम शाह कौन है, तो गोंड वंश के राजा हैं, 48वें नंबर के, ठीक है, 52 गढ़ों को जीता था और उपाधि धारण की थी संग्राम शाह। तो मूल नाम क्या है संग्राम शाह का, तो पूछता है तो अमरदास, इतिहास के वीडियो देखना, उसमें सब डिटेल में दिया हुआ। इनका शासनकाल जो है 1482 से लेकर 1532 हुआ, और इन्हीं के पुत्र हुए कौन, दलपत शाह। तो दलपत शाह किसके पुत्र है, संग्राम शाह के पुत्र। इनका जन्म कहाँ होगा, वहीं होगा जहां ये रहते हैं, गढ़मंडला में होगा। विवाह किससे हुआ, रानी दुर्गावती से हुआ। तो रानी दुर्गावती कौन, अरे रानी दुर्गावती गोंड वंश के राजा दलपत शाह की कौन है, पत्नी है, ठीक है। 16 वर्ष तक शासन करती है, ठीक है, 1548 से लेकर 1564 तक। लेकिन फिर क्या होता है, रानी दुर्गावती पर मुगल सूबेदार कौन, या सेनापति आपका असफ खां क्या करता है, आक्रमण कर देता है। फिर क्या होता है, ये होता है कि 24 जून 1664 को इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी समाधि बनती है कहां पर, बरेला गांव जबलपुर। अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता ही आता है कि दुर्गावती की समाधि कहां पर, तो बरेला गांव जबलपुर में। शंकर शाह किसके वंशज है, तो रानी दुर्गावती के वंशज है, जिनका जन्म होता है 1483 में। इनके पुत्र का नाम क्या है, रघुनाथ शाह है, ठीक है। और ये कहां से क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं, महाकौशल क्षेत्र है। महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत जबलपुर और मंडला में इनका शासन हुआ करता था। यहीं पर क्लार्क के अत्याचार है। अब क्लार्क कौन है, अंग्रेज है, जिसके अत्याचार बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको
मिटाने के लिए एक दल का गठन होता है। कौन सा? गोटिया दल। गोटिया दल का गठन कब हुआ? 1847 में। किसने किया? ये पिता पुत्र शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने। फिर क्या किया कि 14 सितंबर 1857 को शंकर शाह और रघुनाथ शाह को पकड़ के जो तोप है उसके मुंह पे रखते हैं अंग्रेज, उनको उड़ा देते हैं और बाद में यहाँ पर इनको शहादत मिलती है और रानी फूल कुंवर जो है वो क्रांति का नेतृत्व करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होते हैं हमारे नेक्स्ट जो व्यक्तित्व है, उनका नाम है रानी अवंतीबाई। 11वें नंबर पर पहुंच गए हम लोग, रानी अवंतीबाई। तो रानी अवंतीबाई का जन्म कहाँ हुआ ये भी देखना जरूरी है। तो बताया जाता है कि इनका जन्म है वो हुआ था मनकेड़ी गांव में। मनकेड़ी गांव, अब ये मनकेड़ी गांव कहाँ भैया? तो ये अब सिवनी जिले में। मनकेड़ी गांव कहाँ पर है? सिवनी जिले में। कब हुआ था? तो बता देना कि 16 अगस्त को हुआ था। 16 अगस्त को कब हुआ था? तो 1831 में हुआ था, 1831, 1831। तो रानी अवंतीबाई का जन्म मनकेड़ी गांव सिवनी में, ठीक है, 16 अगस्त 1831 को हुआ था। कौन से राजवंश में, कौन से वंश में? लोधी, ठीक है। कौन सा? लोधी वंश में हुआ था, ये भी बताना है। लोधी वंश में हुआ था इनका जन्म। लेकिन फिर क्या 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, ठीक है। 17 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष आयु में विवाह हुआ। कहाँ हुआ? यह हुआ रामगढ़ मंडला में। रामगढ़ रियासत है ना, रामगढ़ रियासत के राजकुमार, रियासत के राजकुमार, रामगढ़ रियासत के जो राजकुमार है उन राजकुमार का नाम है ये विक्रमादित्य। विक्रमादित्य से हुआ, ठीक है। विक्रमादित्य की फिर यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और आकस्मिक ही उस समय क्या होता है, फिर इनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ता है और उसी के ऊपर एक और पहाड़ हड़प नीति के रूप में आता है, ठीक है। तो इन्होंने किसका सामना किया? अंग्रेजों की हड़प नीति का सामना किया। तो अंग्रेजों की हड़प नीति, इस हड़प नीति का इन्होंने सामना किया और सामना किया तो फिर क्या? युद्ध भी होगा। तो हड़प नीति का इन्होंने सामना किया और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए युद्ध किया, जिसे कहा जाता देवहारगढ़ युद्ध। तो देवहारगढ़ युद्ध कब हुआ? तो देवहारगढ़ युद्ध हुआ था आपका 20 मार्च को। देवहारगढ़ युद्ध ये हुआ 20 मार्च 1858 को। 20 मार्च 1858 को। अब देवहारगढ़ युद्ध में रानी अवंतीबाई ने किससे, ठीक है, युद्ध किया? तो एक अंग्रेज था, अंग्रेज वार्डन से युद्ध किया, ठीक है। अंग्रेज का नाम है वार्डन। अंग्रेज वार्डन से युद्ध किया। पराजय की आशंका हुई कि अब युद्ध हारने वाले हैं, ठीक है। तो फिर क्या दे दिया? आत्म बलिदान। पराजय देख क्या किया? आत्म बलिदान दिया। किसने? रानी अवंतीबाई ने। अब रानी अवंतीबाई ने तो आत्म बलिदान दिया, लेकिन उनका एक उनकी सहायिका थी, उनका नाम भी है, ठीक है। आत्म बलिदान किसने दिया? रानी अवंतीबाई ने, ठीक है। रानी अवंतीबाई ने, रानी अवंतीबाई और दूसरा इनकी सहायिका कौन? गिरधारी बाई ने। तो रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई ने यहाँ पर अपने आत्म बलिदान दिया। तो इनकी भैया समाधि फिर बनी कहाँ पर? बालपुर में। तो इन दोनों की समाधि अगर पूछ लेता है कि समाधि कहाँ पर है, तो समाधि है इनकी बालपुर, ठीक है। बालपुर कहाँ पर है? तो बालपुर अभी डिंडोरी जिले में। कौन से जिले में? डिंडोरी जिले में। तो बालपुर डिंडोरी में इनकी क्या है? समाधि। किसकी? रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई की। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि भारत की प्रथम शहीद वीरांगना कौन है, ठीक है, तो ये कौन है? रानी अवंतीबाई, ठीक है। प्रथम शहीद वीरांगना, प्रथम, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम शहीद वीरांगना का दर्जा, शहीद या फिर वीरांगना का दर्जा किसको दिया गया है? वीरांगना का दर्जा ये मिला है रानी अवंतीबाई को,
ठीक है भैया, तो रानी अवंतीबाई के बारे में हमने देख लिया कि ये जो थी, इनका जन्म हुआ था, ये कब हुआ था, तो इनका 16 अगस्त 1831 को जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये मनकेड़ी गांव सिवनी में हुआ था। लोधी राजवंश के अधीन हुआ था। 17 वर्ष के अधीन आयु में इनका विवाह हो गया विक्रमादित्य के साथ में। ये कौन है, रामगढ़ रियासत के राजकुमार है। आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, हड़प नीति का सामना करना पड़ता है और इसी बीच में एक युद्ध होता है जिसे देवहारगढ़ युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध होता है कब, ये होता है आपका 20 मार्च 1858 को। ठीक है, कब हुआ, 20 मार्च 1858 को। वार्डन से युद्ध किया, पराजय देख आत्म बलिदान के दे दिया और दोनों की शहादत है वो उनकी समाधि स्थल बन गई। समाधि है इनका बालपुर। ठीक, ये कहाँ पर है, ये आपका डिंडोरी जिले में है और ये प्रथम शहीद वीरांगना का इनको दर्जा दिया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में। इनका नाम है भूरीबाई। क्या नाम है, भूरीबाई। तो भूरीबाई क्या है, तो ये भील चित्रकार है, भील चित्रकार। तो ये भूरीबाई का नाम है ना, ये अभी इतिहास में एक तरीके से अजर अमर होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी जो श्रेष्ठ कलाकार है, कौन सी, एक भीलों की एक चित्रकारी है, कौन सी, पिथोरा भित्ति चित्र। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, पिथोरा भित्ति चित्र के कलाकार, पिथोरा भित्ति चित्र। तो पिथोरा भित्ति चित्र की ये क्या है, भूरीबाई कलाकार है। और इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम चित्रकारी के लिए, सर्वप्रथम किसके लिए, चित्रकारी के लिए किसका उपयोग किया, सर्वप्रथम चित्रकारी के लिए यहाँ पर कागज और कैनवास, कागज और कैनवास का प्रयोग किया जा, ठीक है, या उपयोग किया, प्रयोग करने वाली प्रथम कौन, करने वाली प्रथम भील चित्रकार, भील महिला चित्रकार करना है पर, क्योंकि एक पेमा फाल्या भी आएंगे, उनको भी देखना है। तो सर्वप्रथम चित्रकारी के लिए आपका कागज और कैनवास का उपयोग करने वाली प्रथम भील महिला चित्रकार कौन है, तो वो रहेंगे आपकी कौन, भूरीबाई। अब भूरीबाई जो है, ठीक है, इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था आपका भील क्षेत्र कौन सा आपका, झाबुआ। तो जन्म इनका हुआ था पिटोल गांव में। ठीक है, कौन सा गांव, पिटोल गांव। पिटोल गांव कहाँ पर है, तो पिटोल गांव आपके झाबुआ जिले में, झाबुआ जिले में। अब ये इन्होंने यहाँ पर क्या किया, चित्रकारी की। अब इनकी जो चित्रकारी है उसमें कागज और कैनवस का भी प्रयोग कर लिया, लेकिन उसके बाद चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो अभी वर्तमान में है ये क्या कर रही हैं, तो वर्तमान में ये क्या है आपकी आदिवासी लोक कला अकादमी। कौन सी अकादमी, आदिवासी लोक कला अकादमी। ये कहाँ पर भैया, तो ये भोपाल में है वर्तमान में, आदिवासी लोक कला अकादमी। वर्तमान में आदिवासी लोक कला अकादमी में एक लोक चित्रकार के रूप में कार्यरत है, लोक चित्रकार के रूप में कार्यरत है, ये कलाकार के रूप में क्या है, कार्यरत है। अब इनको क्या सम्मान भी मिले हैं, किसको, ये भूरीबाई को, इनको मिला है एक शिखर सम्मान, शिखर सम्मान। उसके साथ में इनको मिला है अहिल्या सम्मान, अहिल्या सम्मान के साथ में इनको मिला है दुर्गावती सम्मान, दुर्गावती सम्मान। दुर्गावती सम्मान के साथ में इनको मिला है अभी करंट में पद्मश्री, और ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि भूरीबाई जो आपकी पिथोरा भित्ति चित्रकला संबंधित कलाकार हैं, उनका जो नाम है वो बड़े आदर से लिया जाता है। ठीक है, तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो इन्हें मिला है आपका शिखर सम्मान। ठीक है, ये कौन सा मिला है, शिखर सम्मान। तो ये मिला है आपका 1986-87, 1986 87। अहिल्या सम्मान इनको मिला 1998 में। दुर्गावती सम्मान इनको मिला है 2009 में। पद्मश्री इनको अभी फिलहाल में मिला है 2021 में। तो ये इनके पुरस्कारों की क्या बना दी हमने, लिस्ट, इनका थोड़ा ध्यान रखना। अब भूरीबाई की बात हुई और पेमा फाल्या को भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। पेमा फाल्या, पेमा फाल्या, पेमा फाल्या का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म स्थान है आपका चंद्रशेखर आजाद नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर। तो ये चंद्रशेखर आजाद नगर तो अभी पता है आपको कहाँ पर है,
तो ये आपका चंद्रशेखर आज़ाद नगर आपका अलीराजपुर ज़िले में है, अलीराजपुर में है। अब ये क्या है, ये पिठोरा, ये भी किसके हैं, पिठोरा चित्रकार है। ये पिठोरा या पिथोरा भी बोला जाता है, पिठोरा को बोला जाता है। पिथोरा भित्ति चित्रकार है, भित्ति के श्रेष्ठ कलाकार भैया है ना, श्रेष्ठ कलाकार, सबसे बेहतर कलाकार इन्हें माना जाता है, पेमा फाल्या को। अब पेमा फाल्या का जन्म चंद्रशेखर आज़ाद नगर अलीराजपुर में हो गया। पिथोरा भित्ति चित्र के ये श्रेष्ठ कलाकार भी हो गए। अब चीज़ थोड़ी सी ये देखनी है कि भैया ये जो पिठोरा है ये क्या होता है, ठीक है। तो पिठोरा में क्या होता है, तो ये पिथोरा के बारे में थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि पहले क्या होता है, ध्वनि को सुनना, ध्वनि को सुनना, सुनने के बाद उसको क्या करना, समझना, समझने के बाद उसको क्या करना, लिखना, और लिखने के बाद फिर क्या करना, उसका चित्र, ठीक है, उसको चित्र के रूप में परिवर्तित करना, चित्रकारी करना। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो पेमा फाल्या साहब हो गया, इनका जन्म यहाँ पर हो गया। अब इनको क्या मिला है, इनको भी शिखर सम्मान मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पेमा फाल्या, वापस नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, पेमा फाल्या को, पेमा फाल्या को क्या मिला है यहाँ, शिखर सम्मान। तो शिखर सम्मान इनको कब मिला है, इनको भी 1986 में मिला, 1986 में, ठीक है। शिखर सम्मान कब मिला, 1986 में। ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। यहाँ पर जो भूरीबाई थी, जो लोक चित्रकार थी आपकी, ठीक है, उनको ये पुरस्कार भी 1986 में मिला था। और इनको ये जो आपके चित्रकार है, क्या नाम है इनका, ये पेमा फाल्या साहब, तो इनको भी ये चित्र के लिए ये सम्मान मिला है आपका, ठीक है। ये शिखर सम्मान मिला 1986 में। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, इनको एक और सम्मान मिला है जिसका नाम है तुलसी सम्मान, ठीक है, तुलसी सम्मान, तुलसी सम्मान भी इनको मिला है। इनको मिला है तुलसी सम्मान 2017 में। और मेन पॉइंट ये कि इनकी अब क्या हो चुकी है, मृत्यु, ठीक है, 2020 के आसपास इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि भूरीबाई अभी भी कार्यरत है, लेकिन ये जो आपके हैं कौन, पेमा फाल्या साहब, पेमा फाल्या साहब की क्या हो चुकी है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। वो ये कब हुई है आपकी, ये हुई है 2020 को, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो जनजाति व्यक्तित्व आते हैं, उनमें जो प्रसिद्ध हैं आपके कौन, इनमें नाम है आपके पेमा फाल्या हो चुका, भूरीबाई, रानी अवंतीबाई। व्यक्ति का नाम है 14 नंबर पे जंगगढ़ श्याम। तो जंगगढ़ श्याम कौन है, तो जंगगढ़ श्याम एक गोंड चित्रकार, कौन है, गोंड चित्रकार। अब ये क्या है जंगगढ़ श्याम, ये गोंड की शाखा, प्रधान शाखा, ठीक है, प्रधान शाखा से संबंधित है, प्रधान शाखा से संबंध है इनका। थोड़ा ये भी ध्यान रखना है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ये आपके जंगगढ़ श्याम कौन है, ठीक है, तो जंगगढ़ श्याम जी एक गोंड चित्रकार हैं। और ये जो गोंड चित्रकार है जंगगढ़ जी श्याम, ठीक है, ये आपकी उपजाति है आपकी गोंड की, कौन सी, प्रधान, उसकी क्या है, शाखा के माने गए हैं, ठीक है। अब इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ, ठीक है, तो इनका जन्म हुआ 1962 में, 1962 में इनका जन्म हुआ पाटनगढ़ में। कहाँ पर हुआ, पाटनगढ़। पाटनगढ़ कहाँ आता है, तो पहले तो 1962 ये हुआ पाटनगढ़, और पाटनगढ़ के साथ में इसमें आपको ये मिलता है भैया आपके पाटनगढ़ डिंडोरी में। कहाँ पर है, डिंडोरी, क्योंकि ये मंडला और डिंडोरी है, दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं आपके किस जनजाति से बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो ये आपकी गोंड जनजाति के बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। तो पाटनगढ़ डिंडोरी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या, अब सबसे पहले कागज और कैनवास का महिला के द्वारा प्रयोग हुआ था, वो कौन था, वो आपकी भूरीबाई थी, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा इनका भी याद रखना है। सर्वप्रथम कागज और कैनवास, कागज और कैनवास प्रयोग, महिला का नाम पूछते हैं तो वहाँ पे बता देना, या कागज और कैनवास अगर आता है तो यहाँ पर सर्वप्रथम प्रयोग, तो वो आपके ये जंगगढ़ श्याम सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। अब इनको भी क्या मिला है, शिखर सम्मान मिला है, शिखर सम्मान। शिखर सम्मान इनको कब मिला है, तो इनको मिला है 1986 से। 1986 का थोड़ा सा फंडा याद समझ लेना आप लोग, है ना।
क्योंकि 1986 में भूरीबाई को मिला है, 1986 में ही आपकी एक व्यक्ति कौन, पेमा फाल्या साहब, इनको भी मिला है, और 1986 में ही शिखर सम्मान है, ये किनको मिला है, तो ये आपका मिला है जंगगढ़ श्याम को। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये होता है कि अभी इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, पुरस्कार को थोड़ा सा ये इनका यहाँ पे देख लेते हैं। मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हुई है आपकी मिथिला संग्रहालय में। पहले तो ये देखो मिथिला संग्रहालय, मिथिला संग्रहालय कहाँ पर, ये पूछेगा यहाँ पर कि मिथिला संग्रहालय कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका मिथिला संग्रहालय जापान में। ठीक है, भावना में नहीं बहना है हमें। ठीक है, कि लगा दे हम मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश का मिथिला, या फिर आपका कोई सा भी, आपका कोई सा शहर, ये नहीं लगाना है। तो इनकी मृत्यु हो गई है मिथिला संग्रहालय में, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो आपकी हुई है 2001 में। ठीक है, 2001 में इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। अब ये चित्रकारी इनकी जो चल रही है किसकी, जंगगढ़ श्याम की। ठीक है, जिसके कारण इन्हें, ठीक है, यहाँ पर हो गया है आपका। एक और पॉइंट कभी हम बनाना चाहें तो इसमें से एक पॉइंट इस प्रकार बनेगा कि जो जंगगढ़ श्याम है, इनकी जो चित्रकारी है, जिसके कारण क्या हुआ, भारतीय चित्रकारिता के अंतर्गत क्या हुआ, एक नए स्कूल का निर्माण हुआ जिसे जंगगढ़ कला। ठीक है, जिसे जंगगढ़ कला, तो जंगगढ़ कला क्या है, ठीक है, जंगगढ़ कलाम। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जंगगढ़ कलाम, जंगगढ़ कलाम, कलाम के निर्माता कौन, ये आपके जंगगढ़ श्याम। जंगगढ़ कलाम निर्माता, ये क्या है, ये कला स्कूल है, बस इतना बता देना, ये क्या है, कला स्कूल है। बस ये हमारे प्रमुख क्या हो गए, चित्रकार जंगगढ़ श्याम साहब। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, नेक्स्ट जनजातीय व्यक्तित्व की, जिनका नाम है, क्या नाम है, जमुना देवी। ठीक है, क्या नाम है, जमुना देवी। जमुना देवी ये क्या है, पहले तो ये आदिवासी राजनेता है। ठीक है, ये क्या है, आदिवासी राजनेता है। इनका जन्म कब हुआ, तो आदिवासी राजनेता का जो जन्म है वो माना गया है 1929 को, 1929 को सरदारपुर में है। सरदारपुर तहसील किस जिले का भाग है, तो ये आपकी है धार जिले का भाग। जमुना देवी का जो नाम है वो भारतीय जो मतलब मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें बड़े सम्मान के साथ में क्या है लिया जाता है। क्यों, क्योंकि इनका जो नाम है वो अभी भी अजर अमर है, क्योंकि इनके पास वो रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही कम महिलाओं या फिर राजनेता के पास में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ये हमें देखनी है कि ये आपकी जो जमुना देवी है, इनका जो, ठीक है, जन्म 1929 में कहाँ पर हुआ, तो इनका जन्म सरदारपुर में हुआ। और सरदारपुर कहाँ पर है, तो ये आपके धार जिले में है। लेकिन उसके बाद में एक दुख भरी खबर भी मैं यहाँ पर सुना देता हूँ। ठीक है, इनकी मृत्यु भी है। इनकी मृत्यु देख लो नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे आप लोग, है ना। इनकी मृत्यु हुई है, माना जाता है 29 सितंबर, ठीक है, 2010 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब इनके राजनीतिक जीवन के बारे में अगर हम बात करते हैं, इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा से ही। ठीक है, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लें यहाँ पर। ठीक है, क्या फैक्ट है यहाँ पर कि प्रथम विधानसभा, मध्य प्रदेश प्रथम विधानसभा। तो मध्य प्रदेश प्रथम विधानसभा का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक रहा, तो विधानसभा जो आपकी नवनिर्वाचित हुई थी, ठीक है, वो हुई थी 1952 से लेकर 1957। ठीक है, कि ये क्या रही थी, सदस्य रही थी। कौन रही थी, ये जमुना देवी रही थी। उसके बाद फिर पॉइंट ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश की प्रथम, मध्य प्रदेश की प्रथम क्या, आदिवासी, आदिवासी उप मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की प्रथम आदिवासी उप मुख्यमंत्री भी कौन रही हैं, वो रही है आपकी जमुना देवी। उसके साथ में ही मध्य प्रदेश की क्या, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष, महिला नेता प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष की नेता जिसे बोला जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आपके नेता प्रतिपक्ष वो भी कौन रही है, वो आपकी जमुना देवी रही है। अब उसके साथ में ही क्या आपका, ठीक है, अब इनका एक नाम पूछा जाता है, ठीक है, वो मुझे याद आ रहा है अभी। तो यहाँ पर इन्हें कहा जाता है इंदौरी बुआ। क्या कहा जाता है, इंदौरी बुआ। थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पर पॉइंट को। चलो ये आगे देख लेंगे हम इंदौरी बुआ का पॉइंट। उसके बाद ही क्या है,
ये झाबुआ से 6 बार विधायक है। झाबुआ से कितनी बार? 6 बार। झाबुआ से 6 बार विधायक रही हैं। उसके साथ में ये क्या रही हैं? लोकसभा की सदस्य भी रही है। लोकसभा सांसद जिन्हें हम बोल सकते हैं, लोकसभा सांसद रही है। लोकसभा सांसद के साथ में ये क्या रही है? ये राज्यसभा सांसद भी रही है। राज्यसभा सांसद, तो राज्यसभा सांसद के रूप में भी इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। और उसके साथ में ही आपका जो आदिम जाति कल्याण विभाग है, आदिम जाति कल्याण, आदिम जाति कल्याण, उसके साथ में आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसके साथ में आपका पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग जो उत्थान है आपका, उससे संबंधित भी इन्होंने क्या किए हैं? काम किए हैं। किसने काम की है? ये आपकी जमुना देवी जी ने बात की कर रहे हैं इनकी ना। तो जमुना देवी जी है, ये भारतीय और राजनीति के साथ साथ में मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें एक अमर एक कैरेक्टर इनका रहा है। अगर देखा जाए तो ये आदिवासी राजनेता हैं और इनका जन्म 1929 में सरदारपुर में धार में हुआ। इनकी मृत्यु है वो आपकी 29 सितंबर, ठीक है, 29 सितंबर में थोड़ा सा करेक्शन ये करना, ये 29 सितंबर, 24 सितंबर है ना, ये 24 सितंबर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका नाम तो याद रख लो, इन्हें क्या कहा जाता है? इंदौरी बुआ। इंदौरी बुआ इनका उपनाम है। अगर पूछ लेता है इंदौरी बुआ कौन है, तो ये आपकी जमुना देवी उपनाम है। और इन्हें एक पुरस्कार भी मिला है, कौन सा? भारतीय नारी पुरुष सम्मान, भारतीय नारी सम्मान, भारतीय नारी सम्मान पुरस्कार भी इन्हें मिला है, ठीक है, 2001 मान लेना आप लोग, 2001 में भारतीय नारी सम्मान पुरस्कार इनको दिया गया है। अब ये प्रथम आदिवासी उप मुख्यमंत्री रही है, प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष रही हैं, 6 बार विधायक रही हैं। उसके साथ में क्या रही हैं? आपकी लोकसभा की सदस्य रही है, राज्यसभा की सदस्य रही है। और पूछ लेता है आपसे कि ये जो आपकी प्रथम आदिवासी उप मुख्यमंत्री रही है ये कब रही थी, तो फिर हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि भैया ये प्रथम उप मुख्यमंत्री रही थी 1998 में, 1998 में हुई थी। नेता प्रतिपक्ष ये 2003 में हुई थी। लोकसभा सांसद 1968 के आसपास रही थी। ये आपका 19, ठीक है, इसका 71 या 73 के आसपास, ये अभी इसका समय काल थोड़ा सा देख लेना, इसके आसपास ये रही थी, ठीक है। तो ये किसके बारे में जानकारी हो गई? ये हो गई हमारी जमुना देवी जी के बारे में जानकारी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर शुरू कहाँ से किया था हमने। रानी अवंतीबाई का जो जन्म है वो मनखेड़ी में हुआ। मनखेड़ी गांव कहाँ पर है? सिवनी में, ठीक है। इनका जन्म होता है 16 अगस्त 1831 को लोधी वंश के अधीन, ठीक है। 17 वर्ष की आयु में रानी अवंतीबाई का जन्म आपका विवाह होता है, ठीक है। जन्म तो पहले हो गया, अब विवाह हो रहा है किससे? आपके विक्रमादित्य रामगढ़ रियासत के राजकुमार से। लेकिन हड़प नीति का सामना करना पड़ा क्योंकि इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। देवहारगढ़ का युद्ध लड़ा, कब लड़ा? 20 मार्च 1858 को। अंग्रेज कौन था? वार्डन से इन्होंने युद्ध किया। एक अंग्रेजी आपके योद्धा है, ठीक है, वार्डन से इन्होंने युद्ध किया, पराजय देख आत्म बलिदान कर दिया रानी अवंतीबाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई ने, जहां पर इनकी समाधि बन गई। कहां पर? बालपुर। कहां पर? डिंडोरी। प्रथम शहीद या वीरांगना का दर्जा किसको है? रानी अवंतीबाई को। लक्ष्मीबाई को नहीं लगाना है क्योंकि वहां पर उनकी मृत्यु 17 जून को हुई थी। ये भी यहाँ पर देख रहे हैं ना आप लोग, ये समय काल देख रहे हैं, ये 20 मार्च को ही है। ये 20 मार्च, पहले आता है मार्च, उसके बाद आएगा फिर आपका अप्रैल, मई और फिर आता है जून। तो 17 जून को हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु। उसके बाद भूरीबाई कौन है? तो भील चित्रकार हैं जिनका संबंध पिथौरा भित्ति चित्र से संबंध रहा है, ठीक है। सर्वप्रथम चित्रकारी के लिए इन्होंने कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाली प्रथम महिला चित्रकार है। अब उसके बाद फिर इनका जो गांव है वो पिटोला गांव है जन्म स्थान, और ये झाबुआ जिले में आता है। आदिवासी लोक कला अकादमी में अभी लोक चित्रकार के रूप में क्या है? कार्यरत है। इनको शिखर सम्मान मिला 1986-87 में, अहिल्या सम्मान मिला 1998 में, दुर्गावती सम्मान 2009 में, पद्मश्री अवार्ड आपका 2021 में। पेमा फाल्या कौन है? तो पेमा फाल्या भी आपका पिथौरा भित्ति चित्र के श्रेष्ठ कलाकार। इनका जन्म चंद्रशेखर आजाद नगर या फिर अलीराजपुर आपके हुआ है, ठीक है। पिथौरा क्या है? तो पिथौरा ध्वनि को सुनना, समझना, लिखना और उसका क्या करना? चित्रकारी करना। इन्हें भी क्या है? शिखर सम्मान पुरस्कार मिला 1986 में, और तुलसी सम्मान कब मिला? 2017 में। इनकी मृत्यु हो गई 2020 में। जंगगढ़ श्याम क्या है? तो जंगगढ़ श्याम एक गोंड चित्रकार हैं जिनका संबंध गोंडों की प्रधान शाखा से रहा है। इनका जो जन्म है वो 1962 में पाटनगढ़ में हुआ। पाटनगढ़ कहां पर है? तो ये अभी डिंडोरी जिले का अंतर्गत है। याद रखना है यहाँ पर कागज और कैनवास का सर्वोत्तम प्रयोग। महिला में पूछता है तो भूरी
निभाई, पुरुष में पूछता है तो आपके जंगगढ़ श्याम। शिखर सम्मान की अगर बात करते हैं तो 1986 में इनको मिला और इनको मिला, मतलब तीनों पीती चित्रकला के चित्रकार, उनको तीनों को मिला है शिखर सम्मान। लेकिन इनकी मृत्यु हुई कब? ठीक है, इनकी मृत्यु हुई 2001 में मिथिला संग्रहालय। मिथिला संग्रहालय से क्वेश्चन बन सकता है, कहां पर है? तो जापान में है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। जंगगढ़, ठीक है, कलाम, ठीक है, ये क्या है? तो ये क्या कला स्कूल है जो भित्ति चित्रकला संबंधित है, इसके निर्माता इनको माना जाता है। जमुना देवी की बात करते हैं तो आदिवासी राजनेता हैं, इनका जन्म 1929 को सरदारपुर धार में हुआ, 24 सितंबर 2010 को इनकी मृत्यु होती है। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा जो थी आपकी 1952 से लेके 57 तक, उसकी सदस्य रही है। मध्य प्रदेश की प्रथम आदिवासी उप मुख्यमंत्री कब से रही है? 1998, और उसके साथ में ही मध्य प्रदेश की प्रथम महिला, ठीक है, कौन? नेता प्रतिपक्ष, ये कब रही है? तो ये आपकी रही है 2003 में। झाबुआ से क्या रही है? ये आपकी विधायक रही है, कितनी बार रही है? 6 बार रही है, ठीक है। लोकसभा सांसद है, ठीक है, तो ये लोकसभा सांसद में थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ, 1962, और यहाँ पर ये जो चेंजेस है वो 1978 से लेकर 1981-82 तक जाएगा, ठीक है। लोकसभा सांसद 1962, समय काल देख लेना, ठीक है, जो भी अगर थोड़ा हो गड़बड़ी तो। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत इन्होंने और पिछड़ा वर्ग से संबंधित कार्य भी इन्होंने किए हैं इनके उत्थान के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट व्यक्तित्व हमारे जनजाति में, ठीक है। ये 16वें नंबर के भैया है ना, कंफ्यूज नहीं होना। कौन है? राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह या नरेश चंद्र सिंह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो राजा नरेश चंद्र सिंह के बारे में ये बताना जरूरी है कि ये मध्य प्रदेश के पहले क्या है? मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो राजा नरेश चंद्र सिंह हैं। और अगर पूछ ले हैं सबसे छोटा कार्यकाल किसका? अर्जुन सिंह के बाद। अर्जुन सिंह का सबसे छोटा कार्यकाल 1 दिन का रहा है, लेकिन सबसे छोटा कार्यकाल अर्जुन सिंह के बाद अगर पूछ लेते हैं सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में, कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन का? 13 दिन। 13 दिन का कब से कब तक? ये रहा है 13 मार्च से लेके 25 मार्च तक। ये रहा है 1969 में रहा। तो ये हो गया इनका सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का। अब उसके बाद फिर मेन पॉइंट ये बना सकते हैं यहाँ पर कि ये राजा नरेश चंद्र के आगे राजा क्यों लगा है, ठीक है। तो ये क्या इनके बारे में एक कथा है, वो सुन लीजिए। पूर्व में क्या है? पूर्व में ये कि आपका एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा? बाईसगढ़। बाईसगढ़ है, ये कहाँ पर है? वर्तमान छत्तीसगढ़ में, ठीक है। वर्तमान कहाँ पर है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ या फिर सीजी जिसे हम बोलते हैं। के राजा के ये क्या थे? राजा कौन? नरेश चंद्र सिंह है। नरेश चंद्र सिंह। तो राजा नरेश चंद्र सिंह बाईसगढ़ वर्तमान छत्तीसगढ़ के एक राज्य पड़ता था उस समय, कौन सा? सारंग राज्य। सारंग राज्य। तो सारंग राज्य के ये क्या थे? शासक थे। इसके लिए इनके नाम के आगे क्या आप देख रहे हैं? आप लोग राजा देख रहे हैं। तो सारंग राज्य जो बाईसगढ़ छत्तीसगढ़ प्रांत के अंतर्गत पड़ता है उसके ये राजा हुआ करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ इसका? फिर बाद में इसका विलय हो गया, ठीक है। विलय किस में हुआ? मध्य भारत में। और मध्य भारत में इसका जो विलय है वो हो गया, कब हो गया? जनवरी में हुआ, जनवरी 1948, 1948 जनवरी 1948 में इनके राज्य का यहाँ पर मध्य प्रदेश में विलय हो गया। अब फिर आगे अब बढ़ते हैं और नेक्स्ट व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। इनका नाम है किग्गन सिंह कुलस्ते। किग्गन सिंह कुलस्ते। तो किग्गन सिंह कुलस्ते जी के बारे में बात अगर करें तो ये क्या है? ये आपके मंडला से बीजेपी सांसद रहे हैं। बीजेपी सांसद रहे हैं, ये मतलब 6 बार सांसद रहे हैं, ठीक है, 6 बार। मंडला बीजेपी से ये मतलब मंडला राज्य आपका जिला है, वहाँ से आपके आदिवासी सांसद रहे हैं, 6 बार रहे हैं। अब ये क्या रहे हैं? इसके बाद ये विधायक भी रहे हैं। विधायक के साथ में ये लोकसभा सांसद। लोकसभा सांसद के साथ में ये क्या रहे हैं? ये राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं। तो आपके
राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। उसके बाद फिर क्या, सब तो रह लिए और क्या है इसमें। उसके बाद ये परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री भी रहे हैं, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री। अब परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री ये रहे हैं 2016 के आसपास, ठीक है, 2016-17 में परिवार एवं स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण मंत्री, ठीक है, बाल, ठीक, ये रहे हैं 2017 में। उसके साथ में ये क्या, अभी वर्तमान में क्या है, ये इस्पात राज्य मंत्री है, वर्तमान में इस्पात राज्य मंत्री है, वर्तमान में इस्पात राज्य मंत्री है। कौन, कुग्गन सिंह, या कुग्गन सिंह बोले, किग्गन सिंह बोल, तो देख लेना, कुलस्ते, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे भूरिया बंधुओं का नाम, ठीक है, जिसमें नाम है भूरिया बंधुओं में नाम आता है हमारा कांतिलाल भूरिया का, कांतिलाल भूरिया। तो कांतिलाल भूरिया जी जो संबंध है वो किससे हैं, तो वो ये आपका राजनेता से है, और राजनेता से इनका संबंध है, तो फिर ये क्या बनेंगे, सांसद। और सांसद भी ये कितनी बार बने हैं, 5 बार, ठीक है। किस क्षेत्र से, ठीक है, ये झाबुआ क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे हैं। और कभी पूछ रहे कि वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में ये विधायक है, ठीक है, वर्तमान विधायक। ये हो गया आपका कांतिलाल भूरिया। तो ये आदिवासी राजनेता है, ठीक है, बस इतना बता रहना है। इनके बाद आता है हमारे लास्ट जो व्यक्तित्व है, उनका नाम है दिलीप सिंह भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया का संबंध किससे है, तो दिलीप सिंह भूरिया का संबंध भी आपको राजनीति से मिलेगा। ये राजनेता है और ये भी क्या है, आपके सांसद। कहाँ से सांसद रहे हैं, इनके दोनों के बीच में जो जंग है वो आपके झाबुआ से चलती थी, ठीक है। इनके तो अब डेथ हो गई है अभी, तो सांसद रहे हैं झाबुआ से कितनी बार, 6 बार, ठीक है, 6 बार सांसद रहे हैं। उसके बीच में अगर हम देखें भी सही, तो ये क्या है, जो आपकी अटल सरकार थी, कौन सी सरकार, अटल सरकार, जो 1998 से लेकर 2003 के बीच में रही। तो अटल सरकार के समय ये क्या थी, SC/ST आयोग जो था आपका, उस SC/ST आयोग के ये क्या रहे हैं, अध्यक्ष है, कौन, दिलीप सिंह भूरिया। और उसके साथ में ये क्या हुआ, पॉइंट ये तो बन गया आपका। उसके बाद एक संघ था आपका अखिल भारतीय सहकारी संघ, अखिल भारतीय सहकारी संघ। तो अखिल भारतीय सहकारी संघ के ये क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। ये भी पॉइंट हो गया यहाँ तक। और उसके बाद मध्य प्रदेश सबसे अधिक तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ये नीति बनी थी आपकी, कौन सी, तेंदुपत्ता नीति। तो तेंदुपत्ता नीति के लिए ऊपर एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम है, उस कमेटी का नाम है भूरिया कमेटी। कौन सी कमेटी, भूरिया कमेटी। तो भूरिया कमेटी जो बनी थी वो किसकी अध्यक्षता में बनी थी, तो भूरिया कमेटी जो बनी थी वो दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता बनी थी। तो ये इस भूरिया कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है भैया, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि डाटा भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, PCS की तैयारी है हमारी। तो मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन, राजा नरेश चंद्र सिंह थे। सबसे छोटा कार्यकाल अर्जुन सिंह जी के बाद में अगर बात करते हैं 13 दिन का, वो नरेश चंद्र सिंह का है, 13 मार्च से लेकर 25 मार्च 1969 का। पूर्व में ये 22 गढ़ वर्तमान छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राजा नरेंद्र सिंह क्या थे, सारंग राज्य के क्या थे, शासक थे, लेकिन इसका विलय हो गया जनवरी 1948 में भारत में। अब इनका राजपाट खत्म। ठीक है, किग्गन सिंह कुलस्ते की बात करते हैं, मंडला से बीजेपी सांसद 6 बार रहे, विधायक भी रहे, लोकसभा सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, लेकिन परिवार एवं स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण मंत्री का भी पद इन्होंने संभाला है। ठीक है, पर्यावरण स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। ठीक है, ये इतना थोड़ा ध्यान रखना है, पर मंत्री रहे। वर्तमान में इस्पात राज्य मंत्री भी है। कांतिलाल भूरिया की बात करते हैं, राजनेता है, सांसद है, कितनी बार रहे, 5 बार। कहां से, झाबुआ से। और वर्तमान में क्या है, विधायक। और इन्हीं की कॉम्पिटिटर कौन, ये आपके दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया कहां से, ये राजनेता है, इनका संबंध भी झाबुआ से रहा, 6 बार सांसद रहे हैं। अटल सरकार के समय SC/ST आयोग के क्या थे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय सहकारी संघ के भी क्या रहे हैं, अध्यक्ष हैं। और तेंदुपत्ता नीति जो आई थी आपकी, किसकी कमेटी के ऊपर, भूरिया कमेटी, तो उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। टेस्ट सीरीज देना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।